सर सर मेरी पत्नी ने सुसाइड कर ली सर। आप जल्दी से चलिए। लेकिन क्यों की? क्या तुम उसे तकलीफ देते थे? नहीं मैडम, मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, हम चलकर देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सर, इसके हाथ में तो सुसाइड नोट है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? नहीं, नीलम को इस हालत में देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा। चिट्ठी की तरफ मेरा ध्यान भी नहीं गया। ठीक है कामिनी, तुम चिट्ठी पढ़ो। यस सर। मैं नीलम अपने पूरे होशो हवास में अपने जीवन को खत्म कर रही हूँ। मेरे मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार ना पकड़ाया जाए। मैं अपनी मर्जी से खुद को गोली मार रही हूँ। नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? सर, ये तो ओपन एंड शट केस है। इस लेटर से ये साफ जाहिर है कि इसने आत्महत्या की है। फिर भी इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते हैं अगर कुछ और मिला तो। सर, सामने वाले घर में एक और लाश मिली है। कोई औरत है। ये तो मिसेस वनीता है। पिछले 10 सालों से हम पड़ोसी हैं। इन्हें क्या हुआ? आज हो क्या रहा है? क्या आज सुसाइड डे है? सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं कामिनी, ये आत्महत्या नहीं लगती। ठीक से देखो, यहाँ ना तो मर्डर वेपन है और ना ही कोई चिट्ठी। एक काम करो, फोरेंसिक वालों को बोलो कि पूरा घर छान मारे, देखें कुछ मिलता है क्या, और इसकी भी बॉडी। हाँ सर, पोस्टमार्टम के लिए भेजती हूँ। क्या हुआ आपको? पहले तो आप दुखी थे, पर अब बहुत डरे हुए लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पहली बार 2 लाशें देखी और वो भी इतने कम समय में, इसलिए थोड़ा सा डर लगा। चिंता मत कीजिए, आप हमारी टीम को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए और अपने घर जाकर आराम कीजिए। आगे हम देखते हैं। थैंक यू सर। सर, फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा, पर कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। लगता है खूनी वनीता को गोली मारकर गन अपने साथ ही ले गया। हो सकता है। अब हमें उस खूनी को ढूंढना है। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आपको ये देखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वनीता कैसे मर सकती है? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर, आखिर ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? तुमने पूछा ठीक से? रिपोर्ट देखने के बाद मैंने खुद उनसे 10 बार पूछा। उन्हें भी ये बहुत अजीब लगा। रिपोर्ट के मुताबिक नीलम और वनीता का खून एक ही गोली लगने से हुआ है। मतलब इन्हें वनीता के बॉडी से जो बुलेट मिली है, उसी से नीलम भी मरी है। पर सर, नीलम ने तो आत्महत्या की है, फिर वो कैसे वनीता को गोली मार सकती है? और एक गोली से 2 लोग कैसे मर सकते हैं, वो भी 2 अलग अलग जगहों पर? यही तो बात समझ में नहीं आ रही। लगता है हम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। मतलब? क्या हो अगर नीलम ने आत्महत्या ना की हो, उसका भी किसी ने खून किया हो? किसने? वही तो पता करना है कामिनी जी। चलिए। क्या बात है सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। नहीं, ठीक है, आपसे कुछ सवाल करने थे। जी कहिए। जब नीलम ने खुद को गोली मारी तब आप कहाँ थे? मैं बेडरूम में था और नीलम हॉल में थी। जैसे ही मैंने गोली की आवाज सुनी, मैं बाहर आया और देखा तो नीलम मर चुकी थी। क्या आप दोनों के अलावा उस वक्त घर में कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों ही थे। नीलम और वनीता का रिश्ता कैसा था? दोनों में कभी कुछ कोई अनबन या झगड़ा था? बिल्कुल नहीं सर, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। ये वनीता के पति कहाँ हैं? उन्हें कुछ पता नहीं है क्या इस बारे में? सर, वो ज्यादातर बाहर काम करते हैं, घर में बहुत कम रहते हैं, पर मैंने उन्हें खबर कर दी है, वो आ जाएंगे। वो जैसे ही आएंगे उन्हें थाने भेज देना। कामिनी,
या तो अजय झूठ बोल रहा है या फिर हम सच देख नहीं पा रहे हैं। ये केस तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। सर, फॉरेंसिक वालों ने वनीता की मेडिकल रिपोर्ट भेजी है। लगता है उन्हें कुछ अलग मिला है। देखो। सर, ये तो काफी भयानक है। क्या है, दिखाओ। मैंने कहा था ना, चलो अब मजा आएगा। मिस्टर अजय, ये वनीता की मेडिकल रिपोर्ट है। हमें सब पता चल गया है। तो क्या आप सच कबूल करेंगे या फिर हम करवाएं? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने वनीता को नहीं मारा। हमने ये कब कहा कि आपने वनीता को मारा? हम तो सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं कि वनीता के पेट में आपका बच्चा कैसे आया। मैं नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं किया। बताता हूँ सर, मारिए मत। मेरा और वनीता का अफेयर चल रहा था, पर वो पेट से थी ये मुझे नहीं पता था। क्या ये डायरी तुम्हारी है? जी हाँ। इसकी और नीलम की चिट्ठी की हैंडराइटिंग मैच करवाओ। सेम है सर। इसका मतलब नीलम ने आत्महत्या नहीं की। मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। वनीता और मेरे बारे में नीलम को पता चल गया था। इसकी वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने गन निकालकर मुझ पर तानी, पर हाथापाई में मुझसे गोली चल गई। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। और वनीता को कैसे मारा? नहीं नहीं, वनीता को मैंने नहीं मारा सर। फिर उसकी मौत कैसे हुई? मुझे नहीं पता सर, मैं तो खुद डर गया था। कामिनी, आसपास पता करो। पड़ोसी से पूछो कि उस रात उन्होंने कुछ सुना या कुछ देखा हो। सर, हमने आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछा। बहुत से लोगों ने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। और सर, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैं एक बार फिर से देख रही थी, तो मैंने देखा कि नीलम और वनीता की मौत एक ही समय पर हुई है। सर, मुझे लगता है कि इन दोनों मौत का जरूर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कामिनी, बहुत दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही थी। मुझे लगता है वनीता का मर्डर उसी वजह से हुआ है। अजय ने जैसा बताया कि वो यहाँ खड़ा था और नीलम वहाँ खिड़की के सामने, और वो देखो वनीता के घर की खिड़की। इसका मतलब जब अजय और नीलम का झगड़ा चल रहा था तब वनीता किचन में काम कर रही थी, और जब अजय ने नीलम को गोली मारी तब वो गोली नीलम के शरीर से गुजरकर इस खिड़की से पास होकर वनीता को जा लगी। इसीलिए हमें बुलेट पर नीलम और वनीता के दोनों के खून मिले। मतलब अजय ने गलती से एक नहीं 2 खून किए। वाह सर, क्या दिमाग पाया है आपने। अपना तो ऐसा ही है। सर, बाहर एक आदमी अपनी भांजी की गायब होने की रिपोर्ट लिखाने आया है। पर सर, वो पहले आपसे मिलना चाहता है। बुलाइए। अंदर आ जाइए। नमस्ते सर जी, मेरा नाम कुलदीप वर्मा है। सर, मेरी भांजी मीना 20 तारीख से घर नहीं आई है। आप बैठिए, पानी लीजिए। आपने रिश्तेदारों के पास पता किया? जहाँ भी जा सकते थे वहाँ जा चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए आपके पास प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे।
आप इन्हें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दे दीजिए, और भांजी मीना का भी। जी सर। सर सर प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ कामिनी जी? सर मीना का मोबाइल अभी अभी ऑन हुआ है। लोकेशन क्या है? हीरापुर टाउन। आप कौन है? छोड़िए मुझे, छोड़िए। सोनू बेटा, ये इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ है, छूटेगी नहीं। इंस्पेक्टर राठौर, आपको मेरा नाम कैसे पता? पुलिस वालों को सब पता होता है, और अब जो हमें नहीं पता है वो तुम बताओगे। ये मोबाइल तुम्हें कहाँ से मिला? सर, ये मेरा मोबाइल है। ये मोबाइल मीना नाम की लड़की का है जो लापता है, इसलिए सच सच बोल, वरना। सर प्लीज मत मारिए सर, मारिए मत, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में पड़ा मिला था सर। सच बोल रहा है ना? हाँ सर, मम्मी कसम, एकदम सच बोल रहा हूँ। ये मोबाइल मुझे ट्रेन में ही मिला था। मैं पढ़ने लिखने वाला सीधा साधा लड़का हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर इसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके मोहल्ले से पता किया है, सभी इसकी शराफत का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं। अक्सर शराफत का नकाब पहने हुए लोग ही क्राइम को अंजाम देते हैं कामिनी जी। खैर, तुम अब जा सकते हो। कामिनी जी, मीना के कॉल्स डिटेल्स का क्या हुआ? लाई हूँ सर। ये नंबर किसका है जिस पर आखिरी बार बात हुई थी मीना की? टाइम पर ही आ गए। चलो सर, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सर यही है शंकर ऑटो ड्राइवर, जिसके पास मीना का आखिरी कॉल गया था। नमस्ते साहब। शंकर, 20 अप्रैल को मीना ने तुम्हें कॉल क्यों किया था, और तुम उसे कैसे जानते हो? नहीं साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। मेरी उनसे बात 20 अप्रैल को नहीं, 21 अप्रैल को हुई थी। वो मेरी रेगुलर कस्टमर है साहब, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है तो मुझे कॉल कर देती है। बस इतनी सी बात है साहब। इतनी सी ही बात है तो तू झूठ क्यों बोल रहा है शंकर? मीना से तेरी बात 20 तारीख को हुई थी। कहीं तूने ही तो उसे गायब नहीं किया? मैं उसे क्यों गायब करूंगा मैडम जी? ना कोई लव का लफड़ा, ना कोई पैसों का लेन देन। वैसे भी मेरी उम्र देखिए और उसकी देखिए। मीना बिटिया मेरी बेटी जैसी थी। वो उस दिन अपने गांव जा रही थी तो मैंने ही उसे उसके गांव तक छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया। उसे जमीन के फेंसिंग करवाने के लिए मजदूर चाहिए थे। मैंने मजदूर अरेंज कर दिए। फेंसिंग के काम निपटते ही वो मेरे ही ऑटो में वापस दिल्ली आ गई। साहब ऐसे मत घूरो साहब, जो सच था मैंने वो सब आपको बता दिया है। मैं बस इतना ही जानता हूँ। ठीक है शंकर, तुम जा सकते हो। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? क्योंकि ये सच बोल रहा था। 21 अप्रैल को शंकर मीना को पहले उसके गांव लेकर गया और फिर वापस भी ले आया था। लेकिन सर, अगर मीना 21 अप्रैल को वापस घर आ गई थी तो 20 अप्रैल को गायब कैसे हो सकती है? अब इस रात से पर्दा तो मीना का मामा कुलदीप ही हटा सकता है। गाड़ी तैयार करवाओ, हम अभी उनके घर चलेंगे। जी सर। ओ, तो ये मामला है। अरे आप सर, कुछ पता चला मीना के बारे में?
उसके बारे में भी बता देंगे, लेकिन पहले हम आपसे कुछ बात तो कर लें। कैसी बात? उसकी जमीन की बात, जमीन की बाउंड्री बांधने की बात, 21 तारीख की बात, आप दोनों के बीच हुए झगड़े की बात, और फिर ये आपने जो मीना के साथ किया उसकी बात। क्या बकवास कर रहे हैं आप? भला मैं अपने भांजी को क्यों मारूंगा? हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कुलदीप जी कि आपने मीना को मार दिया है, लेकिन कमबख्त ये डर बहुत कमीनी चीज है, सच को बाहर ले ही आती है। पर आप टेंशन मत लीजिए, गलती से ही सही पर सही आदमी से टकराए हैं। अब देखिए, दुनिया में हजारों लोग रोज पैदा होते हैं, हजारों रोज मरते हैं। ऐसा ना हो तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बताइए, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा? वही तो, बाकी आप समझदार हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बैलेंस ज्यों का त्यों बना रहे तो आप हमारा कुछ ध्यान रख लीजिए। आई प्रॉमिस, आंच नहीं आने दूंगा आपके नाम पर। मतलब हमारा मुंह बंद करने के लिए हमारे मुंह में पैसा वैसा ठूस दीजिए बस। बाकी मीना वीना की गुमशुदगी को हम समझ लेंगे। कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 10 लाख। लेकिन अगर आपको कम लगते हैं तो 20 दे दीजिए। 15 में डन करते हैं। डन। लेकिन पेमेंट लेने से पहले हमें सारे सबूत मिटाने होंगे। क्या है कि वर्तमान में कभी कोई काम इतना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए कि भविष्य का वर्तमान आपको परेशान करे। इसलिए हर काम परफेक्ट होना चाहिए। हमें मीना की बॉडी को जलाना होगा। तुम ठीक कहते हो। उसे मैंने उसके जमीन में गाड़ दिया है। माना कि जमीन उसकी थी, लेकिन हम उस जमीन पर सालों से काम करते आ रहे हैं। 22 एकड़ की जमीन ऐसे कैसे जाने देता? कामिनी जी, अरेस्ट कीजिए इस खूनी मामा को और जल्दी से बॉडी निकलवाइए। धोखा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं इंस्पेक्टर। सर, आपको कैसे पता चला कि कुलदीप ने ही अपनी भांजी को मारा है? मुझे नहीं पता था, बस सोशल मीडिया पर मीना और उसके मामा की आए दिन जमीन को लेकर लड़ाई होती थी। बस फिर क्या, तुक्के के बिछाए जाल में शिकारी खुद फंस गया। सर, ये सब कमाल आप कैसे कर लेते हैं? अपना तो ऐसा ही है। श्वेता एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है और अपने मम्मी पापा के साथ खोजपुर में रहती है। एक दिन अपने घर पे बैठे हुए श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमन से फोन पे बात कर रही होती है। नहीं, मैं इस वैलेंटाइन डे पर तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं घर पर क्या बोल कर आऊंगी? साल में एक ही बार तो वैलेंटाइन डे आता है। घर पर झूठ बोल देना कि तुम्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और अगले दिन वापस चले जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगला दिन राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब, आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत। चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना? ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है, जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं, श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है, क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है। और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है, जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना? लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं,
कामिनी जी जरा यहाँ तो देखो, अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है। यानी कि श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना? राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इतने में ही कामिनी राठौड़ के पास आती है और कहती है, सर श्वेता ने पास की सिटी वारू की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी कल की, और आज की वापस की टिकट थी। उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है श्वेता वारू गई है किसी जानकार से मिलने, और इसीलिए ही आने और जाने दोनों की टिकट करवाई है उसने। अच्छा राजेश जी, क्या आपकी फैमिली का कोई वारू सिटी में रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन श्वेता बताया करती थी कि उसका एक दोस्त वारू में रहता है और अगले महीने वो अपने दोस्त अमन से मिलवाने वाली भी थी। तो कामिनी जी आपको पता है ना अब क्या करना है? जी अच्छे से पता है। ऐसा कहकर राठौड़ और कामिनी राजेश से अमन का एड्रेस लेकर सीधा वारू निकल जाते हैं और अमन के घर पहुंचकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। कौन है? रुको, आया मैं। क्या बात है, काफी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्यों, सबूत छुपाने में टाइम लग रहा था क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? और आप लोग हैं कौन? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम श्वेता को जानते हो? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो? वो ठीक तो है? अरे तुम ये बताओ कि आखिर श्वेता कहाँ है? वैलेंटाइन डे है आज। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वेता से 2 दिन पहले बात हुई थी और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया था। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। वैसे श्वेता को हुआ क्या? कहाँ है वो? श्वेता घर से गायब है 2 दिन से। खैर तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बताना, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे, ठीक है? जी सर, जैसे ही श्वेता के बारे में कुछ पता लगे तो प्लीज बताइएगा। राठौड़ और कामिनी अमन से पूछताछ करके उसके घर के बाहर आ जाते हैं, और तभी राठौड़ को घर के बाहर एक लॉकेट का टुकड़ा मिलता है। वहीं एक ढाबे का बिल भी पड़ा हुआ था। ये देख कामिनी कहती है, सर क्या लगता है आपको श्वेता अमन के पास गई थी? कामिनी जी, श्वेता वैलेंटाइन डे पर अमन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो गायब है। लेकिन सर हमें तो श्वेता का कोई सामान अमन के घर नहीं मिला, तो आपको कैसे समझा कि श्वेता यहाँ आई थी? अमन का घर देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कि आजकल में ही यहाँ पे साफ सफाई हुई है। अब सीधी सी बात है कि घर की इतनी सफाई, वो भी अकेले रहने वाला कोई लड़का, हर एक कर ही नहीं सकता है कामिनी। और ये देखो, जब श्वेता के पापा श्वेता की फोटो दिखा रहे थे तो यही वाला लॉकेट श्वेता के गले में था। सर जब अमन के खिलाफ सबूत है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कामिनी जी, श्वेता को गायब करना इस अकेले का काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो किडनैपर खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? श्वेता को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसीलिए पहले हमें श्वेता का पता लगाना होगा। कामिनी जी आप एक काम करिए, टेलीफोन कंपनी से श्वेता और अमन दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालिए, पता करिए कल रात से आज दोपहर तक कहां थे दोनों के सेल फोन, है ना? और हाँ चलिए, इतनी दूर आए हैं तो जरा ढाबे पे खाने के मजे ले लिए जाएं। चलिए आज मैं आपको खिलाता हूँ ढाबे की बढ़िया तड़के वाली दाल, आइए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी को उसी ढाबे में ले जाता है जिसका बिल अमन के घर के बाहर मिला था। आइए साहब, बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव, आलू पराठा, दम आलू, गोभी? अरे बस बस, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। ये बताओ कि ये बिल तुम्हारे यहाँ का है? जी हाँ, ये तो वो अपने मोहल्ले के अमन भाई का बिल है। हाँ तो ये बताओ कि 1-2 दिन में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया? साहब कोई लॉटरी निकली है क्या अमन की? क्योंकि पहले तो 100 से 150 तक का ही ऑर्डर करता था, वो भी महीने में 1-2 बार।
लेकिन 2 से 3 टाइम का खाना मंगवा रहा है, वो भी 1000 तक का। छोटू की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। सर, अब तो कंफर्म हो गया है कि अमन ने ही श्वेता का किडनैप किया है। और ये लीजिए, फोन कंपनी ने डेटा भी भेज दिया है। श्वेता का फोन तो उसके ही सिटी में बंद हो गया था, तब से ऑन नहीं हुआ। और अमन का फोन कल पूरा दिन उसके घर पे ही था, लेकिन आज दोपहर में एक होटल के पास गया था। तो चलो अब होटल चलते हैं। राठौड़ कामिनी जी के साथ वन होटल जाता है, जहां रिसेप्शन पे ही मैनेजर मिल जाता है, जो कहता है, हेलो सर, बताइए कितने रूम दे दूं? ऐसा रूम दो जिसमें मैं किसी को किडनैप करके रख लूं और किसी को पता भी ना चले। क्यों कामिनी जी? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी कामिनी श्वेता की फोटो दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो और बताओ, ये लड़की क्या आज यहाँ आई है? मैनेजर डरते हुए अपना पसीना साफ करता है। नहीं, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ सर। वैसे भी सर, आज वैलेंटाइन डे है, क्या पता किसी और होटल में गई हो। आप किसी और होटल में पता कर लो सर। वो तो हम पता कर ही लेंगे। मैनेजर साहब, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए कामिनी जी, श्वेता मैडम के कपड़े तो मिल गए, अब श्वेता भी मिल जाएगी। तभी राठौर मैनेजर को धमकाता है और मैनेजर डरते हुए सच बता देता है। सर, मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। कामिनी जी, आपको पता है ना क्या करना है अब? जी सर। ऐसा कहकर कामिनी मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद श्वेता के पापा और अमन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और दोनों आ जाते हैं। और उनके आते ही राठौड़ कहता है, आ जाओ आप दोनों, मिल गया श्वेता का खूनी, आ जाओ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता का तो किडनैप हुआ था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं राठौर जी? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। इतने में श्वेता सभी के सामने आ जाती है, जिसे देख राजेश खुश हो जाता है और श्वेता को गले लगा लेता है। राठौर जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने झूठ क्यों कहा? ताकि असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो मिस्टर अमन जी, अब आप सच बताएंगे या मैं आपका भांडा फोड़ूं? ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे बताने के साथ साथ दिखाता भी हूँ। इतने में ही पुलिस वाला वन होटल के मैनेजर को भी पकड़ के लाता है। तो हुआ कुछ यूं कि श्वेता अमन को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए ऑफिस के काम का झूठ बोलकर वारू गई और अपना फोन कर लिया बंद और अमन के पास पहुंच गई और एक दिन पूरा वहीं पे रही, जहां अमन ने तीनों वक्त वहीं के पास वाले ढाबे से 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया। और अगले दिन अमन अपने दोस्त वन होटल के मैनेजर वालों से बात कर रहा था, जो श्वेता ने सुन लिया कि कैसे अमन भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वैलेंटाइन डे का बोलकर उनको अपने पास बुलाता है और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वन होटल में बंदी बना लिया करता है। और जब कोई भी उस लड़की को ढूंढने नहीं आता तो दोनों मौका पाकर उस लड़की को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते थे। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, और मेरा धंधा अच्छा भी चल रहा था, लेकिन इस श्वेता ने सब खराब कर दिया। तभी पुलिस वाला अमन को भी पकड़कर ले जाता है और श्वेता अपने पापा के साथ चली जाती है। सर, आपने कैसे पता किया कि उसी होटल में श्वेता है? कामिनी जी, क्योंकि जो फोटो हमारे पास थी उसमें श्वेता ने जो कुर्ता पहना हुआ था वही कुर्ता वो लॉन्ड्री वाला लेकर जा रहा था और उस मैनेजर की नजर बार बार उस लॉन्ड्री वाले की तरफ ही जा रही थी। बस इतने में तो खेल हो गया और क्या। सर, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है। और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है, अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या है। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू।
अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है, क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस, आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस, जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है, 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद, प्रमोद आके खोल, प्रमोद होश में आ। खून खून, सांप को मार दिया, मार दिया, खून खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा, इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। सर प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम, जो होगा बोलने से होगा। बोलिए। सर मैं क्लब 59 में अपनी गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर विक्रम सच बोल रहा है, वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था।
कामिनी जी इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना वानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तुम? तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर मुझे बचा लीजिए, जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने, तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली
तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार। दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। होटल डायमंड में शानदार सजा हुआ एक मैरिज हॉल, चारों तरफ जगमगाती हुई रोशनी। रंजीत के कुछ दोस्त, तेरी तो अब निकल पड़ी, अब शादी के बाद सारी आजादी खत्म। क्या तू रंजीत को नहीं जानता क्या? वो कभी किसी के हाथ नहीं आने वाला। इससे जरा पूछ कि पिछली रात ये कहाँ था। हाँ ये तो सही बात है, ये कभी किसी एक लड़की का होकर नहीं रह सकता। अब चुप भी हो जाओ तुम दोनों। वैसे भी ये शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। डैड के बिजनेस के लिए मुझे निशा से शादी करनी पड़ रही है ताकि उसके डैड का पैसा हमें मिल सके। रंजीत, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। उसी समय दूसरी तरफ से एक लड़की चिल्लाती हुई बाहर आई। बचाओ, बचाओ मुझे, वो मुझे भी मार डालेगा, बचाओ। ऐसा कहकर वो चिल्लाती हुई मैरिज हॉल से भागती हुई बाहर आई। उसके पीछे उसका पति रोहन भी भागने लगा। रुको काव्या, रुको, घबराओ मत, मेरी बात सुनो। रोहन काव्या का पीछा कर रहा था, लेकिन काव्या घबराहट में इतनी तेज दौड़ रही थी कि कुछ देर बाद वो रोहन की नजरों से ओझल हो गई। काव्या अकेली रोड पर भाग रही थी कि तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसने खड़े होकर देखा तो गाड़ी में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी थे। काव्या को देखकर कामिनी गाड़ी से उतरी और काव्या के पास गई। कौन हो तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, वो मुझे भी मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। काव्या को इतना घबराया हुआ देखकर कामिनी ने उसे गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गई। कामिनी ने उसे चेयर पर बिठाया और पीने के लिए पानी दिया। बताइए क्या बात है, कौन मारना चाहता है आपको? सर, मैंने एक लड़की का खून होते हुए देखा और अब वो मुझे भी मार डालेगा। बचा लीजिए मुझे प्लीज, मुझे बचा लीजिए प्लीज सर, वो मार डालेगा मुझे भी। किस लड़की का खून होते हुए देखा तुमने और किसने किया और कहां पर? काव्या ने बताया कि वो उसके पति रोहन के फ्रेंड रंजीत के एंगेजमेंट में गई थी। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद सब डांस कर रहे थे कि तभी काव्या को सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। उसने रोहन को बताया कि वो कमरे में जाकर आराम करना चाहती है। ठीक है, तुम हमारे कमरे में जाओ और दवाई खाकर सो जाओ और अगर दर्द ज्यादा रहा तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है। काव्या ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन उसके सर का दर्द और बढ़ने लगा। काव्या ने बताया कि उसे चक्कर आने लगे थे और उसी दौरान वो रूम नंबर 201 की बजाय रूम नंबर 202 में चली गई और बेड पर सोते ही उसके नजरों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ ही समय के बाद उसकी आंखें झट से खुल गई। उसका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए बाहर हॉल में क्या हो रहा है उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस लड़की का खून हो रहा था उसका चेहरा उसे दिखाई दिया था। काव्या ने खुद को संभालने की और बेड से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई और दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से वो वहीं बेडरूम में बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तब हॉल में सब कुछ ठीक था, ना वहां कोई लाश थी ना कोई खून, लेकिन वो बहुत डर गई थी, इसलिए वो वहां से भाग गई। मैं सच कह रही हूँ सर,
मैंने देखा है खून होते हुए। काव्या जी, अगर खून हुआ था तो लाश और ब्लड कहाँ गया? तभी वहां काव्या का पति रोहन आ जाता है। लाश और खून तो तब मिलता ना सर, जब सच में खून हुआ होता। अरे ये क्या गजबे बातें बता ही रहे हो? बीवी बोले है कि खून हुआ है और ये जनाब बोले हैं कि खून नहीं हुआ है। वैसे आप हैं कौन? सर, मेरा नाम रोहन है और मैं काव्या का पति हूँ सर। रोहन ने बताया कि काव्या को स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है और इसी की वजह से उसे ऐसे दौरे आते रहते हैं। वो जो भी कहती है उसमें सच्चाई नहीं होती, उसका भ्रम होता है। हाँ सर, ये सच है कि मुझे स्लीप पैरालिसिस है। मुझे सपने आते हैं, डरावनी शक्लें, भूत दिखाई देते हैं, मगर इस बार मुझे कोई भूत नहीं बल्कि खून होते हुए दिखाई दिया है। काव्या की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी भेस बदलकर उसी होटल डायमंड में गए जहां रंजीत की सगाई होने वाली थी। काउंटर पर कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने रूम नंबर 202 बुक किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सारी चीजें जैसी की तैसी हैं। उन्होंने पूरे घर में स्प्रे किया ताकि उन्हें खून के धब्बे दिखाई दे, लेकिन कहीं पर कोई निशान नहीं था। लेकिन तभी कामिनी को हॉल के सोफे पर एक कागज चिपका हुआ मिलता है। सर, ये देखिए, सोफे पर कागज चिपका हुआ है। इंस्पेक्टर राठौर ने उस पर स्प्रे छिड़का तो उस पर नीला रंग साफ दिखाई देने लगा। कामिनी, एक बात तो साफ है, खून तो हुआ है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने काव्या को पुलिस स्टेशन में बुलाया। साथ ही होटल की 3 दिन की रिकॉर्डिंग भी मंगवाई। काव्या जी, अगर आपको उस लड़की का चेहरा दिख जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? जी हाँ सर। इंस्पेक्टर राठौर ने काव्या को सीसीटीवी फुटेज दिखाई। उसमें कई लोग आ जा रहे थे। उसमें एक लड़की अपना बैग लेकर जा रही थी। काव्या ने बताया कि ये वही लड़की है। हवलदार लालू पटेल जी, जल्द से जल्द इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन निकालिए। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर ने वो सीसीटीवी फुटेज पूरा देखा और उसमें उन्हें एक बात अजीब लगी। कामिनी, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये केस 50% यहीं सॉल्व हो गया है। वो कैसे सर? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस के भेस में वहां पहुंचे। वहां रंजीत स्टेज पर अपने दुल्हन का वेट कर रहा था कि तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी एक बैग के साथ पहुंचते हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रंजीत, सगाई मुबारक हो। हमने सोचा सभी लोग गिफ्ट दे ही रहे हैं तो हम भी आपके लिए क्यों ना कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लें। और हाँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड निशा ने भी आपके लिए एक तोहफा दिया है। वो इस बैग में है, आपको खोलकर दिखाते हैं। कामिनी बैग के पास गई। तभी वहां रंजीत के पिता मिस्टर सहगल आ गए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बैग मत खोलिए प्लीज। हम बैग क्यों ना खोलें? क्या आपको डर है कि इस बैग में कहीं निशा की डेड बॉडी ना हो? ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। क्या ये बात सच है पापा? क्या सच क्या झूठ, ये तो पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौर मिस्टर सहगल को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में मिस्टर सहगल ने बताया कि निशा रंजीत की गर्लफ्रेंड थी। रंजीत की शादी हो रही है, ये बात जानकर वो गुस्सा हो गई थी। उसने उन्हें धमकी दी थी कि वो सबको सच बता देगी। अंकल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आप भी मेरे खिलाफ जाकर रंजीत की शादी किसी और से करवाएंगे तो मैं वहीं आकर सबके सामने सबको आपकी और आपके बेटे की सच्चाई बता दूंगी। मिस्टर सहगल ने बताया कि निशा ने उनसे 10 लाख रुपए मांगे थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। मेरे ऊपर पहले से ही इतना कर्ज था और ऊपर से निशा 10 लाख रुपए मांग रही थी। मैंने उसे पैसे देने के बहाने होटल में बुलाया और अपने सेक्रेटरी विशाल को पैसे देकर उसे उसी के रूम नंबर 202 में मार दिया। कमरे के हॉल को हमने पहले से ही प्लास्टिक से कवर कर लिया था और खून होने के बाद वहां से प्लास्टिक हटा दिया था, इसलिए जमीन पर कोई निशान नहीं मिला। खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की नजर से नहीं बच सकता। प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा सोफे से चिपका रहा, वहां हमें एक सबूत मिला और जब हमने होटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब आपके सेक्रेटरी विशाल पकड़ में आए। वो कैसे सर?
फुटेज में हमने देखा कि विशाल होटल में आते वक्त एक बैग के साथ आया है और कुछ ही घंटे बाद 2 बैग के साथ बाहर निकला। मिस्टर सहगल ने बताया कि उन्होंने परफेक्ट प्लानिंग की थी निशा को मारने की, लेकिन उसी टाइम काव्या निशा के कमरे में आई थी और ये बात विशाल को पता नहीं थी। उसने निशा का खून किया और उसकी डेड बॉडी लेकर वहां से चला गया और यहीं उसने गलती की और पकड़ा गया। कोई जुर्म करे और हमारी नजर से बच निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। वाह सर, क्या बात कही है, आपका जवाब नहीं सर। सच में सर, आप तो एकदम ग्रेट हो।